नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज इस बुलेटिन में बात होगी कृषि बिल पर जारी घमासान की, गुजरात हाई कोर्ट से सरकार को लगी फटकार की, जानेंगे कि राहुल गांधी ने सरकार को क्यों सुनाई खरी खोटी और बिहार में पीएम मोदी के खुले पिटारे की। बुलेटिन के आखिर में बात मजदूरों पर पड़ी मार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। संसद सत्र के 5वें दिन मंत्रियों के वेतन और भत्ते का संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में लगी मुहर। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को कर चुकी है पास। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को गरीब बच्चों को ऑनलाइन कक्षा के लिए साधन और इंटरनेट मुहैया कराने के दिए निर्देश। पेटीएम की बढ़ी मुसीबत, गूगल प्ले स्टोर ने पेटीएम ऐप को किया डिलीट। गूगल ने पेटीएम पर लगाया नियमों के उल्लंघन करने का आरोप। कल से होगा आईपीएल के 13वें सीजन का आगाज। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा मुकाबला। इस बार यूएई में खेला जा रहा है आईपीएल। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 134 अंक की गिरावट के साथ 38,845 पर हुआ बंद। निफ्टी 11 अंकों की गिरावट के साथ 11,504 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। केंद्र की मोदी सरकार अन्नदाता के हित की बात कर ऐसा बिल लेकर आई है जिस पर संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा है। यहां तक कि मोदी सरकार की अपनी मंत्री उनके खिलाफ हो गई। बावजूद इसके सरकार नहीं झुकी। अपने बहुमत का फायदा उठाकर लोकसभा में तो बिल पर मुहर लगवा ली, लेकिन चुनौती है अब बिल को राज्यसभा से पास कराना। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है राजीव जी। राजीव जी, आपका स्वागत है। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले देखिए क्या है बिल और विपक्ष क्यों कर रहा है विरोध। ऐसे बिल का फायदा क्या जिसमें वो लोग ही खफा हो जाएं जिनके लिए इसे तैयार किया गया है। सरकार ये दावा करते हुए कृषि से जुड़े बिल लोकसभा में लाई कि इससे अन्नदाताओं को फायदा होगा, लेकिन सरकार के बिल के खिलाफ अन्नदाता सड़क पर उतर आया है। उसे इस बिल के फायदे कम, नुकसान बेशुमार दिखाई दे रहे हैं। ऐसे बिल का क्या फायदा जिस पर सरकार के मंत्री ही साथ ना हो। सरकार की मनमानी अक्सर देश के लिए नुकसानदायक साबित होती है, लेकिन मोदी सरकार ने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा, बस अपनी धुन में ऐसे बिल को लोकसभा में पास करा दिए जो अन्नदाता के लिए फायदेमंद ही नहीं है। इसीलिए सदन से लेकर संसद तक हंगामा बरपा हुआ है। नेताओं का गुस्सा फूट रहा है, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से। कृषि संबंधी अध्यादेशों को कानूनी जामा पहनाने संबंधी विधेयकों पर विपक्ष तो विरोध जता ही रहा है, बल्कि सरकार के सहयोगी ही तल्ख तेवर दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पद त्याग दिया और सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला भी इसे लेकर मुश्किल में दिख रहे हैं। बीजेपी लगातार उन्हें समझाने में जुटी है, लेकिन दुष्यंत के ऊपर अन्नदाताओं का दबाव है कि वो भी हरसिमरत कौर की तरह फैसला लें और खट्टर सरकार से बाहर निकल आए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि दुष्यंत जी, हरसिमरत कौर बादल के बाद आपको कम से कम उप मुख्यमंत्री पद से त्याग दे देना चाहिए था। आप किसानों से ज्यादा अपनी कुर्सी से जुड़े हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने दुष्यंत चौटाला से खट्टर का साथ छोड़ने के लिए कहा है। बिल को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अब तेज हो गया है। एक तरफ सरकार पक्ष विपक्ष के विरोध के घेरे में है, तो वहीं अब अपने बचाव में भी उतर आई है। बिल को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार साफ नियत के साथ बिल को लेकर आई है, यह अन्नदाताओं के हित में है। साथ ही बिल का विरोध करने वालों पर निशाना साधते हुए बोले कि जिनको राजनीति करना है वो राजनीति कर सकते हैं। भारत सरकार कृषक के हित के लिए प्रतिबद्ध है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि बिल का जिक्र करते हुए विपक्ष पर जमकर बरसे और कहा कि कुछ दल अन्नदाता को भ्रमित कर रहे हैं। तो साफ जाहिर है कि सरकार को बिल के इस विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भारी विरोध के बावजूद केंद्र सरकार अपने कदम पीछे खींचने के मूड में नहीं है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या सरकार बिलों को राज्यसभा में पास करवा पाती है या नहीं। राजीव जी, सरकार न तो विपक्ष की सुन रही है और न ही उनकी जिनके फायदे के नाम पर इस तरह के बिल धड़ाधड़ लाए जा रहे हैं, और इसका असर भी दिख रहा है। आज देश का अन्नदाता सड़क पर है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार को अन्नदाताओं की परेशानी दिख ही नहीं रही है, या फिर कुछ उद्योगपतियों के फायदे के लिए वो इसे देखना ही नहीं चाहती। जी आदित्य, इस सवाल में ही जवाब छिपा है कि सरकार केवल उद्योगपतियों के मुनाफे के बारे में सोच रही है, तभी उसे अन्नदाताओं की दुख तकलीफ और नाराजगी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अगर दिखते भी हैं तो सरकार उन्हें दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाना चाहती है, क्योंकि मोदी सरकार की प्रतिबद्धता उद्योगपतियों के लिए नजर आ रही है, आम जनता के लिए तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए सरकार अपने बहुमत की आड़ में लगातार ऐसे फैसले लेती है जिन पर मनमानी की छाप होती है, और सितम ये कि सरकार दावा करती है कि ये सब आम जनता की भलाई के लिए है। इस वक्त कृषि बिल के साथ भी ऐसा ही रवैया सरकार का है। इस बिल का असर जिन अन्नदाताओं पर पड़ेगा, उनसे अगर चर्चा
करके सरकार विधेयक का मसौदा तैयार करती तो इस वक्त देश में ये बखेड़ा ही खड़ा नहीं होता। सरकार तब कह सकती थी कि उसने अन्नदाताओं की भलाई के लिए उनसे बात करके विधेयक तैयार किए हैं, लेकिन अभी तो मामला बिल्कुल उल्टा है। सरकार इन विधेयकों के जरिए कृषि क्षेत्र में ऐसे बदलाव करना चाहती है जिससे आगे जाकर बड़ी पूंजी वाले उद्योगों को ही मुनाफा होगा। अन्नदाता उसी तरह ठगा जाएगा जैसे बंधुआ मजदूरी में होता है। सारी मेहनत अन्नदाता की होगी और उसकी फसल कोई और काटेगा, इसीलिए इतना विरोध हो रहा है आदित्य। मगर सरकार कह रही है कि ये सब अन्नदाताओं के हितों के लिए है। सरकार की कथनी और करनी का फर्क देश ने पहले भी कई बार देखा है आदित्य, और एक बार फिर वही नजारा देश के सामने है। अब देखना यह है कि इस बार सरकार अपने कदम जो है वो पीछे लेती है या फिर उद्योगपतियों के लिए एक बार फिर आम जनता के हितों को दांव पर लगाती है। धन्यवाद राजू जी तमाम जानकारी के लिए। अब रुख करते हैं अपनी अगली खबर का। पहले तो सरकार प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए आगे नहीं आती है, और जब उससे यह सवाल किया जाता है तो सरकार कहती है कि पता नहीं, यानी सरकार के पास कोई जानकारी ही नहीं होती। इस मामले पर विपक्ष ने तो सरकार को घेरा ही है, लेकिन अब गुजरात हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। तो क्या कहा है गुजरात हाईकोर्ट ने, देखिए इस रिपोर्ट में। महामारी के दौर में केंद्र सरकार द्वारा अचानक लिए गए लॉकडाउन के फैसले ने कई जिंदगियां निगल डाली। प्रवासी मजदूर अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई साधन उपलब्ध नहीं कराया गया, और सैकड़ों किलोमीटर चलने, भूख प्यास और गर्मी के कारण उनमें से कुछ प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई, जिसे लेकर जब संसद में विपक्ष ने सरकार से सवाल किया तो बड़े ही गैर जिम्मेदाराना अंदाज में जवाब मिला, पता नहीं। यानी सरकार के पास वो आंकड़े ही नहीं है कि कितने मजदूरों की घर जाते समय मौत हो गई। इस मसले को लेकर विपक्ष तो सरकार से सवाल कर रहा था कि अब गुजरात हाई कोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि कोविड मौतों और कोविड सकारात्मक मामलों के सही आंकड़ों का खुलासा करना आवश्यक है, ताकि लोग स्थिति की गंभीरता को समझने में सक्षम हो सकें। इससे निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर समाज पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। इस पहलू को इस न्यायालय के सुझाव के रूप में राज्य सरकार द्वारा ध्यान देना चाहिए। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो सार्वजनिक हित में नहीं है। ये मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक प्रसिद्ध वेब पोर्टल का दावा है कि सरकार के पास आंकड़े हैं, लेकिन फिर भी सरकार उन आंकड़ों को संसद में पूछे जाने पर नहीं बता रही है। जाहिर है ऐसा करने पर सरकार खुद सवालों के कटघरे में आ जाएगी, क्योंकि उस दौर में कई मजदूर बेमौत मारे गए हैं। अब देखना ये होगा कि विपक्ष के बाद अब गुजरात हाई कोर्ट से केंद्र कैसे निपटेगी। सरकार अब आंकड़े जारी करेगी या यूं ही इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देगी। सरकार तो कह चुकी है कि मार्च अप्रैल के बाद प्रवासी मजदूरों के साथ क्या हुआ इसकी उसे खबर नहीं। जाहिर सी बात है कि इस तरह के जवाब यदि होंगे तो सरकार पर उंगलियां उठेंगी ही। सरकार जब विपक्ष को मौका देगी तो विपक्ष चूकेगा भी नहीं, और सरकार की असफलताओं को लेकर ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उसे घेरा है। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद में कहा है कि उसके पास ऐसा कोई डाटा नहीं है जो बता सके कि देश में कितने स्वास्थ्यकर्मी महामारी की चपेट में आए हैं। अब इसी मसले पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार से पूछा है कि उन वॉरियर्स का इतना अपमान क्यों। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की थाली बजाने वाली अपील को लेकर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि प्रतिकूल डाटा मुक्त मोदी सरकार थाली बजाने, दिया जलाने से ज्यादा जरूरी है उनकी सुरक्षा और सम्मान। मोदी सरकार उन वॉरियर्स का इतना अपमान क्यों। आपको बता दें कि संसद सत्र के चौथे दिन राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में महामारी के कितने स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुए हैं या फिर कितनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, अभी ये डेटा सरकार के पास नहीं है। इससे पहले पूर्णबंदी के दौरान प्रवासी मजदूरों की जान जाने को लेकर भी केंद्र सरकार ने कहा था कि ऐसा डेटा उपलब्ध नहीं है, जिस पर राहुल गांधी ने शायराना अंदाज में मोदी सरकार पर निशाना साधा था। गौरतलब है कि देश में स्वास्थ्य मुसीबत के खिलाफ लड़ाई फ्रंट पर स्वास्थ्यकर्मी ही लड़ रहे हैं। इस दौरान सैकड़ों डॉक्टर्स अपनी जान गंवा चुके हैं और इस बीमारी की चपेट में आए हैं। लेकिन जब केंद्र के पास कोई आंकड़ा ही नहीं है तो विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही। राहुल गांधी भले ही सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे हों, लेकिन सरकार उन्हें जवाब नहीं दे रही। अब जवाब दे नहीं रही या जवाब है ही नहीं, ये सोचने का विषय है। लेकिन इस समय सरकार कुछ और ही सोच रही है। बिहार में चुनाव करीब हैं, तो यह समय बिहार की जनता के बारे में सोचने का है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पीएम ने बिहार की जनता का दिल जीतने के लिए अपना पिटारा खोल दिया है। वो एक के बाद एक योजनाओं को हरी झंडी दिखा रहे हैं और उद्घाटन कर रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने बिहार की जनता को सौगात दी है। बिहार में चली चुनाव की बयार, नेता हो गए हैं तैयार, पीएम ने भी लगाई उद्घाटनों की बौछार। कुछ भी हो, बिहार में फिर से आ जाए अपनी सरकार। बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के पैतरे आजमाए जा रहे हैं।
बीजेपी इस बार बिहार में अपने वर्चस्व को बढ़ाने में लगी हुई है। जी हां, इसी के तहत प्रधानमंत्री मोदी बिहार की जनता के लिए सरकार का खजाना खोल रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई बड़ी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आज यानी 18 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को 516 करोड़ की लागत से बने कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन कर बिहार की जनता को बड़ी सौगात दी है। इसी के साथ कोसी और मिथिलांचल के लोगों का 86 साल पुराना सपना साकार हो गया। कोसी नदी पर इस रेल पुल के बनने से कोसी और मिथिलांचल की दूरी काफी कम हो गई है। कोसी रेल महासेतु के उद्घाटन के अलावा पीएम मोदी ने बिहार में रेलवे से संबंधित 12 अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ भी की और कहा कि इच्छा शक्ति हो, दृढ़ निश्चय हो और नीतीश जैसा सहयोगी हो तो क्या कुछ संभव नहीं है। फिलहाल बिहार में जिस तरह के राजनीतिक समीकरण सामने आ रहे हैं उसे देखते हुए पीएम एनडीए की बागडोर खुद संभालने में लग गए हैं। बिहार में चुनाव से पहले ये प्रधानमंत्री का चौथा उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम था। पीएम अपने इस ताबड़तोड़ कार्यक्रम के जरिए विपक्ष की नींद उड़ाने में लगे हैं। अब देखना होगा कि पीएम के इस लॉलीपॉप का चुनाव पे क्या असर पड़ता है। बिहार की जनता को लुभाने के लिए पीएम मोदी ने भले ही अपना पिटारा खोल रखा है, लेकिन मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले बीजेपी परेशानी में है। उपचुनाव में जीत का दम भरने का दावा कर रही बीजेपी की एक नेता ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से पार्टी का साथ छोड़ दिया और कमलनाथ के साथ आ गई। अब ये साथ बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाकर बीजेपी कांग्रेस के नेताओं का स्वागत कर रही है और बेगानों को अपना बना रही है, लेकिन इस अभियान की वजह से अपने ही बेगाने होते जा रहे हैं। जी हां, बीजेपी ने जैसे ही सिंधिया को अपना साथी बनाया, वैसे ही बीजेपी के नेता बागी बनते नजर आ रहे हैं। सागर के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के पूर्व विधायक पारुल साहू ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। कमलनाथ के श्यामला हिल्स स्थित आवास पर आयोजित कार्यक्रम में पारुल साहू समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। उनका बीजेपी का साथ छोड़ना पार्टी पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि पारुल ने साल 2013 में सुर्खी से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की थी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पारुल के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा कि ये उनकी घर वापसी है। पारुल के पिता कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, उनके चाचा कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। माना जा रहा है कि पारुल साहू ने सिंधिया के आने की वजह से कमलनाथ का साथ छोड़ा है। दरअसल सुर्खी से विधायक रहे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था और यहां से वे बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हैं। इसी अनदेखी की वजह से पारुल साहू ने कमल को किनारे कर दिया। वहीं पारुल साहू उपचुनाव में सुर्खी से कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती हैं, यानी बीजेपी जब बाहर वालों को अपना बनाएगी तो अपने भी बेगाने हो जाएंगे। और बुलेटिन के आखिर में बात मजदूरों की तकलीफ की। देश में आई स्वास्थ्य मुसीबत के बीच सब कुछ थम सा गया। करोड़ों लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है और सरकार के पास रोजगार मुहैया कराने के लिए योजना नहीं है, लेकिन सरकार मनरेगा में इसका समाधान ढूंढ रही है। लेकिन इसमें सरकार के लिए ही मुसीबत हो सकती है, क्योंकि सरकार ने कई 100 करोड़ रुपए की मनरेगा मजदूरी का भुगतान नहीं किया है। एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। महामारी ने दस्तक दी तो उन गरीबों की जिंदगी मुसीबत में घिर गई जो मजदूरी कर सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही चाहते थे। स्वास्थ्य मुसीबत ने करोड़ों लोगों का रोजगार ले लिया। सरकार ने इस समस्या को दूर करने की जगह मनरेगा में इसका समाधान ढूंढा, लेकिन सरकार यहाँ भी नाकाम ही रही, क्योंकि सरकारों ने कई 100 करोड़ रुपए की मनरेगा मजदूरी का भुगतान ही नहीं किया है। खुद केंद्र सरकार ने संसद में इस बारे में जानकारी दी है। सरकार ने बताया है कि 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 782 करोड़ रुपए की मनरेगा मजदूरी का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। ये आंकड़े 11 सितंबर 2020 तक के हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, मिजोरम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी में कई मनरेगा कामगारों की मजदूरी बाकी है। इस सूची में पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जहां इन 10 राज्यों में कुल लंबित राशि का करीब 50% है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 397 करोड़ रुपए की मनरेगा मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। दूसरा नंबर आता है उत्तर प्रदेश का, जहां 121 करोड़ रुपए की मनरेगा मजदूरी लंबित है। पंजाब में मनरेगा मजदूरों के 63 करोड़ रुपए के वेतन का अब तक भुगतान नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश में 59 करोड़ रुपए मनरेगा मजदूरी लंबित है। हिमाचल प्रदेश में मनरेगा मजदूरों को 46 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना बाकी है। झारखंड में 26 करोड़ रुपए का भुगतान बाकी है। आंध्र प्रदेश में 22 करोड़ रुपए की मनरेगा मजदूरी का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में भी मनरेगा मजदूरों के 74 लाख रुपए सरकार पर बकाया है।
सरकार के ये हालात तब हैं जब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है, जिसमें मजदूरी भुगतान नियमित आधार पर किया जाता है। आपको बता दें कि महामारी के चलते पैदा हुए संकट के समाधान के लिए मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत मनरेगा योजना के बजट में 40,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की थी, जबकि पहले ये राशि 61,500 करोड़ रुपए थी, जिसके बाद वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए मनरेगा योजना का बजट बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए हो गया। हाल ही में कई रिपोर्ट में सामने आया है कि मनरेगा का बजट बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। मौजूदा वित्त वर्ष के करीब 5 महीने में ही मनरेगा का 64% बजट खत्म हो चुका है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में ये भी पता चला है कि 9 सितंबर 2020 तक काम मांगने वाले 1,55,000 करोड़ लोगों को काम नहीं मिल पाया था। रिपोर्ट के मुताबिक जिन राज्यों में रोजगार नहीं मिला है, 8 सितंबर तक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा काम मांगने वाले 35 लाख लोगों को मनरेगा के तहत काम नहीं मिला है। मध्य प्रदेश में 19 लाख, पश्चिम बंगाल में 13,03,000, राजस्थान में 13,78,000, छत्तीसगढ़ में 11,74,000 और बिहार में 9,98,000 लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार नहीं मिला है। आपको बता दें कि ताजा आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2020 से लेकर अब तक मनरेगा के तहत 85 लाख नए जॉब कार्ड जारी किए गए हैं, जो पिछले 7 सालों की तुलना में सबसे ज्यादा है। लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे राज्य हैं जो मजदूरों को 100 दिन का काम दिलाने में काफी पीछे हैं और सरकार भुगतान करने में पीछे है। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।